हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरियो कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। ये आइसोमेरिज्म का मेरा 5th लेक्चर होगा। इससे पहले के 4 लेक्चर मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बेसिकली आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बताया। अब देखिए, स्टीरियो कंपाउंड्स में जब आइसोमर्स फाइंड करने होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने होते हैं, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से लिखा जाता है कि स्टीरियो कंपाउंड्स को हम पहचानने की कैपेसिटी है, लेकिन लिखने के तरीके की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किस तरह का स्टीरियो आइसोमर है। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए आज हम लोग ये लेक्चर जो होगा, ये लेक्चर आपको पिछले 2 लेक्चर जो होंगे स्टीरियो आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनके लिए मैंने उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बताई, क्योंकि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आपको रिप्रेजेंट कैसे करना वो जानना होगा। तो चले आज के इस टॉपिक में क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या कंटेंट है इसमें देखें। सबसे पहले बात करेंगे कि हम वेज और डैश मेथड से स्टीरियो कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3D मॉडल 3D तरीके से, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम 2D डायमेंशनल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे स्टीरियो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक और है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये दोनों प्रोजेक्शन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो कि अगला लेक्चर मेरा होगा, उससे रिलेटेड होगा। तो यहां पर आपको हम बेसिक आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन से स्टीरियो कंपाउंड्स को, न्यूमैन प्रोजेक्शन से स्टीरियो कंपाउंड्स को, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट हम लोग लास्ट में जानेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन या डिस्क्रिप्टर, कैसे आर और एस लिखे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें कि टोटल आज का कंटेंट हम लोग को जो पढ़ना है वो ये है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वेज एंड डैश मेथड, ठीक है। वेज डैश मेथड 3D मेथड है। देखें इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि स्टीरियो कंपाउंड जो होते हैं वो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है, क्योंकि वो आइसोमेरिज्म नाम ही उसका था, स्पैटियल आइसोमेरिज्म और 3D आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखेंगे स्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्या करें, कंपाउंड ले रहे हैं। ये देखिए कंपाउंड है कार्बन और उसकी 4 वैलेंसी HXYZ से, इनसे हम इनको लिखते हैं। तो अब देखिए इनको कैसे हम इनको वेज डैश मेथड में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इनको विजुलाइज करते 3D मतलब टेट्राइडल व्यू से। क्यों? क्योंकि कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका टेट्राइडल होगा। तो आइए टेट्राइडल व्यू देखते हैं इसका। तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर देखेंगे ये कार्बन हो गया, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राइडल व्यू होगा और इनसे लगे हुए हैं। अब टेट्राइडल व्यू होगा तो सब में बॉन्ड एंगल कितना, तो 109.5 डिग्री का होता है। तो चले अब देखें इसको, हमको ये तो हुआ वेज डैश कैसे रिप्रेजेंट करें, ये तो मॉलिक्यूल हो गया ओरिजिनल, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं देखें। तो सबसे पहले क्या करें, वर्टिकल प्लेन डिस्कस करते हैं। एक वर्टिकल प्लेन लेते हैं, ये देखेंगे वर्टिकल प्लेन। अब इस वर्टिकल प्लेन पे इस कंपाउंड को रखते हैं। तो देखें रखने पर क्या नोटिस किया आपने, रखने पर ये नोटिस किया कि ये वाला जो कार्बन और जेड के बीच का बॉन्ड है और कार्बन और एच के बीच का बॉन्ड है, ये सेम प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर है। और देखिएगा कार्बन और जेड के बीच का जो बॉन्ड है वो देखिए बिलो द प्लेन है। यहाँ कहाँ है, ये बिलो द प्लेन है, ओके, ये बिलो द प्लेन है, ओके। और ये जो है ये वाला क्या है, ऑब्जर्वर के करीब है और अवे है, मतलब एबव है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये बिलो और ये एबव है, ओके। तो अब हम इस बिलो और एबव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे, देखिए ये तो 3D हो गया। अब इसको वेज डैश मेथड में कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट इन वेज एंड डैश। देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं। ये देखिएगा जो कार्बन और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है, जो ऑब्जर्वर के करीब है, उसको हम यहाँ वेज मेथड से दिखाते हैं, वेज बॉन्ड से। ये वेज मोटा लाइन है, वेज, ओके, ये वेज हो गया। और जो बिलो था, अवे था, उसको हम डैश से मेथड दिखाते हैं, ये डैश। तो इसीलिए इसका नाम हो गया वेज एंड डैश, ठीक है। जो अवे है, दूर है ऑब्जर्वर से, वो डैश से दिखाएंगे। जो क्लोज है ऑब्जर्वर के, या ऑब्जर्वर के जो क्लोज है उसको वेज से दिखाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे 3 टाइप के बॉन्ड हैं, वेज डैश है और इनको ये वाला जो बॉन्ड है इसको नॉर्मल बॉन्ड कहेंगे, ओके, ये नॉर्मल बॉन्ड कहेंगे। तो अब देखेंगे ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये भी नॉर्मल बॉन्ड है। तो देखेंगे 2 नॉर्मल बॉन्ड हो गए, 2 वेज डैश हो गए। तो वेज डैश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने देख लिया। अब
चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। तो फिशर प्रोजेक्शन में देखेंगे इसमें क्या होता है, कन्वर्ट 3D टू 2D। मतलब यहां हम बात कर रहे हैं कि जो कॉपी पर, बोर्ड पर, बुक्स में जो हम पढ़ते हैं वो फिशर प्रोजेक्शन में 2D में के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं, तो कैसे वेज डैश जो कि 3D है इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास वेज डैश मॉडल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले नॉर्मल बॉन्ड ड्रॉ वर्टिकल लाइन। ये देखिए हमारा ये नॉर्मल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल बॉन्ड है। ओके, ये जो नॉर्मल बॉन्ड है ये भी नॉर्मल बॉन्ड है। अब इस नॉर्मल बॉन्ड को हम वर्टिकली लाएंगे, मतलब कार्बन और जेड के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम वर्टिकली लाएंगे, खड़ा खड़ा लाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करेंगे, अब देखिए ड्रॉ डैश बॉन्ड। अब डैश बॉन्ड को अपोजिट टू नॉर्मल बॉन्ड, ये देखिएगा ये वाला नॉर्मल बॉन्ड हम इसको ले रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन का, और ये डैश बॉन्ड है, देखिए ये डैश बॉन्ड है, ओके, डीबी डैश बॉन्ड। अब देखें डैश बॉन्ड, तो डैश बॉन्ड जो कार्बन जेड के बीच में और जो ये अवे होने चाहिए। तो देखिए ये वाला, ये हमारा इधर बेंड किया हुआ है, इट मींस ये हम कह सकते हैं कि हमारा राइट साइड है। तो ये जब राइट साइड है तो ये वाला डैश बॉन्ड जो है ये लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड मतलब इस तरफ होना चाहिए। तो चलिए यहां देखिए, यहां लगा दिया। अब जब यहां लगा देते हैं डैश बॉन्ड को, तो अब देखेंगे अब वेज बॉन्ड दिस वन, ये मोटा वाला जो कार्बन एक्स के बीच में, ये किधर लगाना चाहिए, ये ऑलवेज अपोजिट टू डैश बॉन्ड। वेज बॉन्ड हमेशा क्या होगा, डैश बॉन्ड के अपोजिट होगा। तो यहां पर ये हमारा डैश बॉन्ड है, तो डैश बॉन्ड के अपोजिट हो जाएगा कौन सा बॉन्ड, वेज बॉन्ड। तो चलिए वेज बॉन्ड लगा देते हैं यहां पर, ये वेज बॉन्ड और ये डैश बॉन्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इस तरह से हमने आपको एक ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिखाया। तो अब यहां पर इसको हम लिखते कैसे हैं देखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में दो वर्टिकल लाइन, दो लाइन से। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, और ये दिस वन, ये क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दो लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो अब देखेंगे इन दोनों लाइन में करते क्या हैं, यहां पर अब करेंगे क्या, इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद ध्यान देना है, यहां पर हमारा क्या है, यहां हमारा कार्बन है, कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर कार्बन है, ओके, ध्यान देंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया। तो ये था फिशर प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, जो भी मैंने बताया, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग। अब आपको इसको फिशर प्रोजेक्शन बनाना, ये किस फॉर्म में दिया है, ये दिया है WD वेज डैश, ओके। अब ये WD है, वेज डैश को हमें कन्वर्ट करना है फिशर में, ओके। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको वर्टिकली ऐसे रोटेट कर लीजिए, मीन ये जो है ये यहां चला जाए, ओके। और ओके, इट मीन्स 90 डिग्री आप रोटेट करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए रोटेट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये कार्बन आ गया, यहां पर कार्बन है और यहां आ गया ऊपर CH2OH, ओके, ये CH2OH आ गया, और ये हो गया ET, इथाइल ग्रुप हो गया। और इसी तरह से यहां पर ये हो गया हमारा वेज, ये हो गया वेज, ठीक है, ये वेज हो गया, और इस वेज में मिथाइल लगा हुआ है, एंड देन हियर ये डैश हो गया। अब देखिए कैसे बनाना है, देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले इस नॉर्मल लाइन को, ये वाली नॉर्मल लाइन और ये नॉर्मल लाइन को वर्टिकली खींच लीजिए। चलिए वर्टिकली ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखेंगे यहाँ वर्टिकली ये ड्रॉ कर लिया। ऊपर कौन आ गया, ऊपर आ गया CH2, ऊपर आ गया CH2OH, और नीचे कौन है, नीचे आ गया ET, ओके। अब देखेंगे, ये देखिएगा ये नॉर्मल लाइन और ये डैश दोनों अपोजिट होना चाहिए जैसे मैंने बताया था। तो ये हमारा राइट साइड में है, ये राइट साइड है, ये वाला नॉर्मल लाइन राइट साइड है, तो ये डैश हमारा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। तो चलिए डैश को कहाँ दिखाएंगे, इस डैश को दिखाते हैं लेफ्ट साइड। ये देखेंगे ये लेफ्ट साइड दिखा दिया। यहाँ कौन लगा दिया, ये H लगा दिया, ओके। अब जाहिर सी बात है बचा कौन सा, एक वेज मिला। वेज किधर रहता है, डैश के अपोजिट रहता है। तो यहां लगा लीजिए, यहां पर ये लगा लिया आपने, क्या लगा लिया, ये लगा लिया यहां पर डैश में मिथाइल, ओके। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो लाइन ड्रॉ कीजिए। यहां पर CH2OH लिखिए, ये CH2OH, और यहां लिखिए मिथाइल, और ये हो गया ET, देन हियर H। तो इस तरह से मैंने इसको वेज डैश को कन्वर्ट कर लिया फिशर में, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को आप करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन भी चलिए एक इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए अभी जो इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें सिंगल कायरल कार्बन था, देखिए यहाँ पर भी ये देखिए कायरल कार्बन है, सिंगल है, स्टीरियो सेंटर एक है। बट अभी ये वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का मेन मकसद ये था, मेन पर्पज ये था कि आपको यहाँ पर दो स्टीरियो सेंटर है, दो कायरल कार्बन है, इनको कैसे लिखा जाएगा, इनको कैसे बताया जाएगा, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, ये बताने के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आई होप कि ये समझ जाएंगे। चलिए नहीं समझेंगे तो बहुत जल्दी से देखिएगा, नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कीजिए। पहले नॉर्मल लाइन, ये देखिए ये नॉर्मल लाइन है, चलिए नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए नॉर्मल लाइन हो गया, यहां ऊपर हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, और यहां हो गया मिथाइल हो गया। अब देखेंगे ये देखिए डैश और ये नॉर्मल बार बार बोल रहा हूं, ये नॉर्मल और डैश अपोजिट होना चाहिए, नॉर्मल इधर है तो डैश इधर होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा हमारा H हो जाएगा, और जाहिर सी बात है NH2 बचा है तो NH2 इधर लगा लीजिए, ये हो गया NH2 हो गया। तो ये हो गया, मैंने इसका कन्वर्ट कर लिया ये। अब आप इसके बारे में बात करते हैं, मेन यहाँ पे देखना है, यहाँ दो कायरल कार्बन, दो स्टीरियो सेंटर है, तो इसको सबसे पहले अगेन वर्टिकली खड़ा करिए। अगेन जब वर्टिकली देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। देखें यहाँ पर ये कार्बन हो गया, स्टीरियो सेंटर फर्स्ट है ना, और इससे लगा हुआ इधर लगा लीजिए H, और इसके बाद ये हो गया आपका वेज हो गया OH, और इधर हो गया CHO। पहले इसको वर्टिकली खड़ा कर रहा है, ठीक है, ये CHO हो गया, ओके, और यहाँ से ये जो बॉन्ड हो गया, अब इस बॉन्ड से दूसरा कायरल कार्बन हो गया। अब इस कार्बन से भी देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, CH2OH, ठीक है, ये CH2OH, ठीक है, ये CH2OH हो गया। और इसके बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये डैश 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 डैश, ये OH लगा लेते हैं, और यहाँ लगा लेते हैं, ये वेज से है, ये वेज से क्या लगा हुआ है, ये वेज से लगा हुआ H। अब देखिए आपको ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले वेज लाइन को पकड़िए, ये वाली वेज लाइन। चलिए वेज लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो वेज लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए ये कार्बन हो गया ये वाला, और ये कार्बन हो गया ये वाला। अब वर्टिकली इन दोनों को डैश डैश से, ये देखिए जो डैश है इसको वर्टिकली ड्रॉ कीजिए H, और यहाँ वर्टिकली ड्रॉ कीजिए, एक मिनट बॉन्ड तो दिखा दें, हाँ यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब दो स्टीरियो सेंटर वाला रहेगा तो आपको वहां पर डैश वाले को वर्टिकली खड़ा बनाना होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो जैसा था, देखिए ये CH2 है, ये CHO है, तो इसको इधर लगा लीजिए, इस तरफ लगा लीजिए, ये हो गया CHO हो गया, ओके, ये हो गया CHO हो गया, ओके, CHO हो गया, COH लिख दिया, चलो ठीक है। और इधर क्या लगाएंगे, अब यहां लगा लीजिए OH। ऐसे इसमें भी देखिए डैश के बाद जो जिस तरफ है, ये देखिए CH2OH इधर है तो इसको इधर लिख लीजिए, या क्या लिखेंगे CH2OH, CH2OH, ओके। अब यहां लिख लेने के बाद इधर क्या लिखेंगे, इधर कौन सा रह गया H। तो ऐसा करने के बाद ये पहला काम आपको क्या करना था, पहला काम आपको करना था कि आपको वर्टिकली ड्रॉ करना था। उसके बाद जो बॉन्ड जो इधर मिल रहा था इसको इधर लगा दिया CHO को, ठीक है, इसको चलो CHO ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो चलिए CHO लिख देते हैं, ठीक है, CHO, ओके। अब देखें इतना होने के बाद अब अगला स्टेप क्या करिएगा, अगले स्टेप में यहां पर इंटरचेंज करना होगा। इंटरचेंज किससे करना होगा, ये कार्बन चेन लेंथनिंग ग्रुप है, इस चेन लेंथनिंग ग्रुप को आपको क्या करना है, लो प्रियोरिटी से, अभी लो प्रियोरिटी क्या होगा आपको बताएंगे ही, यहाँ इंटरचेंज करना है इससे, ठीक है, इंटरचेंज करिएगा। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर लो प्रियोरिटी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कार्बन चेन लेंथनिंग ग्रुप ये है, इसके साथ इसको इंटरचेंज करिएगा, ठीक है। अब जब इंटरचेंज कर लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, इंटरचेंज करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर इंटरचेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर अब ये CHO आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ गया CHO आ गया, और इधर क्या आ गया, अब इधर आ गया H, ठीक है, H आ गया। ऐसे इधर यहाँ पर रिमेन सेम OH, और यहाँ भी इंटरचेंज किया है तो OH इधर आ गया है, ओके, OH और CH2OH इधर आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ इतना होने के बाद, ओके, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने, जस्ट मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, डैश यहाँ लिखना था ना, तो डैश में OH, यहाँ H होगा, ठीक है, यहाँ H है, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ H था, चलिए यहाँ H लिख दीजिए, ओके। तो अब यहाँ पर मैंने जब इंटरचेंज किया OH तो यहाँ H एज यूजुअल जैसे था। अब देखिए ये इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, ये इंटरचेंज करने के बाद
अब इंटरचेंज करने के बाद एक बार और देखिएगा आप, यहां पर क्या करेंगे हम अब, एक इंटरचेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले एच को ओ एच को देखो, इसको इंटरचेंज करेंगे, ये देखेंगे। बस दो रूल्स ध्यान दीजिएगा, अभी बता देते हैं और प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन। ये डबल स्टीरियो सेंटर के क्वेश्चन की बता रहे हैं। अब इंटरचेंज को करिए इसको, तो देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर वाला CHO रहने दीजिए जैसा था। ये देखेंगे CHO ये ऊपर है और नीचे क्या है, CH2OH हो गया। ओके, और अब इसको इंटरचेंज किया है मैंने, OH इधर ले आए, OH इधर आ गया, ठीक है, और H इधर हो गया, ठीक है, और ऐसे यहाँ इंटरचेंज किया, H इधर आ गया और ये OH इधर आ गया। तो इस तरह से ये हमने क्या किया है, डबल ये 2 स्टीरियो सेंटर, ठीक है, 2 स्टीरियो सेंटर वाले क्वेश्चन में क्या करना होता, कैसे चेंज करना होता, इसके बारे में मैंने आपको बताया। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेप वन में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में इसको डैश को लेते हुए वर्टिकल लाइन, ठीक है, WVL वर्टिकल लाइन। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करते हैं, चेन लेंथनिंग का मतलब ये इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, इंटरचेंज, ठीक है, चेन लेंथनिंग, ठीक है, समझिए चेन, ये हिंट दे रहे हैं। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रुप को इंटरचेंज करिएगा, ठीक है, यहां भी ऐसे करिएगा। तो ये जो हमारा आ गया, ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है। आई होप कि ये मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ड्रॉ वेज डैश मैथ प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग। अभी देखिए, अभी वेज डैश को हम कन्वर्ट कर रहे थे फिशर में। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि फिशर को कन्वर्ट करना है वेज डैश में। देखिए यहां क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये क्वेश्चन हमारा फिशर फॉर्म में है, यहां भी क्वेश्चन किस फॉर्म में, फिशर में। अब इसको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेज डैश में, ठीक है। तो करें, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कार्बन है, इस जगह पर स्टीरियो सेंटर है, ओके। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को देखिएगा, इस वाले नॉर्मल, इसे नॉर्मल में बदलेंगे, ये नॉर्मल में जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है, वर्टिकल लाइन किसमें कन्वर्ट होगा, वर्टिकल लाइन नॉर्मल में जाएगा, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड वेज डैश में, और ये दोनों जाएंगे वेज डैश में, ठीक है, ये दोनों हमारे किस में जाएंगे, WD वेज डैश, ओके। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए आप, यहां पर ये देखेंगे हमने ये बॉन्ड लिया और ये देखिए ऐसे कर लिया नॉर्मल, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां लगा लिया और यहां पे लगा लिया C6H5, ओके, C6H5। अब इतना करने के बाद, अब अगर नॉर्मल आपने इधर बेंड किया है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नॉर्मल के अवे होना चाहिए क्या, डैश। तो इसकी अगर इधर है तो इसको डैश को इधर कर लेते हैं, ये देखेंगे लाइक हियर, ये देखेंगे यहां डैश कर लेते हैं ऐसे ऐसे, और इस डैश से क्या लगा लेते हैं, H लगा लेते हैं। अब हमारा ये बचा वेज, अब इसको आप ऐसे कहीं भी किसी साइड लगा लीजिए, चलिए हम यहाँ लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेज, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, OH। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका वेज डैश कन्वर्ट कर लिया। ऐसे इसका भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगेन जल्दी से देखिएगा, यहाँ ब्रोमीन रखिए और ब्रोमीन रखने के बाद यहाँ पर इसके बाद किसी भी साइड आप बेंड कर लीजिए, चलिए इधर बेंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ बेंड कर लिया तो यहाँ H हो गया, ओके। अब जब इसको इधर बेंड किया है तो ये अवे होना चाहिए, तो इसको आप दिखाइए, ये देखेंगे यहाँ दिखा दिया CHO, ओके, ये हो गया CHO हो गया, ओके। और ये हो गया हमारा वेज, ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है, ओके। तो अब ये हो गया हमारा मिथाइल, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इसको वेज डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चले साहर्स प्रोजेक्शन ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए आता है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पर 2
कार्बन के बीच में यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात आएगी तो यहाँ रोटेशन की बात आती है, इसीलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखें अब यहाँ इसको कैसे लिखते हैं, ये देखेंगे, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इससे लगा PQR और इससे लगा XYZ, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे, हम इसको टेट्राहेड्रल व्यू से देखना चाहते हैं, तो टेट्राहेड्रल व्यू से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखेंगे, ये हमारा कार्बन हो गया, इस कार्बन से इधर PQR लगा हुआ है, फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन हो गया। तो इस तरह से जो हम देखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। आगे देख रहे हैं वर्टिकली ऊपर P है और इसके जस्ट पीछे कौन हो गया हमारा, P के पीछे कौन है, इसके पीछे हमारा X हो जाएगा, ओके। ऐसे ही R के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। इसी तरह से ये Q के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया है ये हमारा हो गया सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बिल्कुल सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, अगर आपको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन आ गया है तो आप समझ जाएंगे। चलिए देखेंगे, ये हमारा कौन सा कार्बन था, फ्रंट कार्बन है। तो सबसे पहले फ्रंट कार्बन की बात करें, ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये हमारा बैक कार्बन हो गया। अब फ्रंट कार्बन को हम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ये देखेंगे, यहाँ पर कार्बन को हटा के ऐसे लिख देते हैं, फ्रंट कार्बन हो गया। और ये बैक कार्बन को यहाँ सर्किल दिखा के लिखते हैं। अब ये फ्रंट कार्बन बैक कार्बन दोनों आगे हैं, अब इनको लिखते कैसे, एक के ऊपर एक, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं। ये देखिए फ्रंट कार्बन और इसी के पीछे ले आए ये बैक कार्बन। ये वाला जो X है, ये वाला जो X है ये एक्चुअली इसके जस्ट पीछे है, P के पीछे है, ओवरलैप कर रहा, आपको दिखना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये जो Z है ये R के जस्ट पीछे आपको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन उसको दिखाने के जिससे कि आपको समझ में आए इसीलिए ऐसे करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इसके पीछे हो गया बिहाइंड, ओके क्लियर है। Y कहाँ है, Q के पीछे है, ठीक है। ये इस तरह के कन्फर्मेशन को हम इक्लिप्स कन्फर्मेशन कहते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में चूंकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाना है वहां हम इसको बताएंगे डिटेल से, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल और इनके इक्लिप्स और न्यूमैन स्टैगर्ड, इनके बारे में स्टेबिलिटी बताएंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अब हम करते क्या, पीछे वाले को, इट मींस ये वाला जो बैक कार्बन, इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर देंगे। जब इसको 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो अब सिचुएशन क्या बनती है, अब देखेंगे आपको सारे इसके दिखने लग जाएंगे। ये देखेंगे यहाँ है, अब इसके पीछे वाला बैक कार्बन, ये देखेंगे आपने 60 डिग्री रोटेट कर दिया लाइक दिस, तो अब आप देखेंगे इसके सभी ग्रुप्स और एटम सब दिखने लगे। तो ये हो गया स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स फॉर्म में है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी या इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर ड्रॉ सॉहॉर्स और एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक क्वेश्चन आपके सामने आया है कि आपको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दिखाना है, किसका दिखाना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का। चले देखते हैं। यहां पर ये देखिए, ये 1 ब्रोमो या 1 नंबर पे है, ये 1 ब्रोमो हो गया, ये 1 पे है, ये 2 पर मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए हमें यहां पर जो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दिखाना है या न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाना है, वो दिखाना है किन किन कार्बन के बीच में। जैसे यहां पर 1 2 को दिखाएंगे, हम 2 3 के बीच में भी दिखा सकते हैं, किसी भी 2 कार्बन के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिलहाल 1 2 के बीच में दिखा रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर ये देखेंगे, ये हो गया हमारा सेंटर, या इसी को लेकर टारगेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम ऐसे लिखते हैं टेट्राहेड्रल, ये देखिए ये हमारा कार्बन जो था हमारा यहां आ गया कार्बन, ठीक है। और इससे ये देखिएगा वर्टिकली ऊपर क्या ब्रोमीन लगा है और ये 2 H लगे हैं, तो यहां वर्टिकली ब्रोमीन लगा है और 2 H लगे हैं। और ये वाला पीछे वाला कार्बन हमारा ये कार्बन हो गया और इससे मिथाइल लगा हुआ, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये 2 मिथाइल हो गए और ये H हो गया। तो ये जो मैंने दिखाया है ये हो गया सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, हो गया क्लियर है। अब इसी तरह से इसका दिखाएंगे, तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसको रोटेट करा देंगे, तो रोटेट करा के ऐसे ही दिखा सकते हैं 60 डिग्री रोटेट करा के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन आपके सामने दिखा दिया है इस क्वेश्चन का, किसका, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो 3D मॉडल होते हैं उनको जब कॉपी पर लिखते हैं तो उस तरह से आप किधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर देख किधर से रहा है उसके देखने के मेथड को देखते, व्यू को देखते हुए यहां पर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वही होगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में जो बात कर रहे हैं वो है RS डिस्क्रिप्टर और RS कॉन्फ़िगरेशन। या आर का मीनिंग क्या होता है, आर का लैटिन वर्ड रेक्टस है, रेक्टस मीन्स राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। इट मीन्स इसको हम कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज, ठीक है, यहां पर हम इसको क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये हो जाएगा राइट साइड, ओके। तो ठीक है, ऐसे ही देखेंगे
ओके ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ये देखेंगे सिस्टर लेफ्ट साइड अपोजिट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो चलें इसको क्वेश्चन को एक देखते हैं यहाँ पर। अब ये देखेंगे यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम जो कंपाउंड है, जो 3D व्यू है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं चेंज करेंगे और मेंटेन रखेंगे, ओरिजिनल रहेगा। लेकिन कॉपी पर जब लिखेंगे, 2D में लिखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज हो और समझ में आ जाए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है RS डिस्क्रिप्टर। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जांपल है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन। चलिए देखिए यहाँ पर ये 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ही क्लोरो है, और इथेन 2 कार्बन इथेन हो गया, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन हो गया। अब देखें यहाँ पर हमें करना क्या है, आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन। इसमें आपको कायरल कार्बन पहचानना है। तो ऑफकोर्स कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, स्टीरियो कार्बन क्या होता है, जिसमें चारों अलग अलग लगे हों। तो ऑफकोर्स आप समझ गए कौन है, ये हमारा स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो कार्बन कायरल कार्बन हो गया। अब देखेंगे इसके बाद क्या करना, असाइन प्रायोरिटी। अब ये जो कायरल कार्बन लगा हुआ है, इससे चारों को आप देखिएगा, ये इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करिए। प्रायोरिटी डिसाइड करने का क्या तरीका बताया था आपको, सिप रूल बताया था। तो सिप रूल में एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देखें, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 35 है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। क्लोरीन 17 17 कम है, कार्बन उससे भी कम हो जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा कुछ इस तरह से आया। ये देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट आया है, लो प्रायोरिटी हो गई। तो हाई प्रायोरिटी हो ब्रोमीन, लो प्रायोरिटी हो गया H। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब ड्रॉ वेज डैश स्ट्रक्चर। अब वेज डैश स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो वेज डैश स्ट्रक्चर का एक स्केलेटन तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने यहां पर रखा हुआ है वेज डैश का ये स्केलेटन, देखिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, ऊपर रखिएगा हाई प्रायोरिटी वाला, और यहां पर डैश में रखिएगा लो प्रायोरिटी वाला, ठीक है। तो चलिए हम बताइए हाई प्रायोरिटी वाला कौन हो रहा है, हाई प्रायोरिटी वाला हमारा हो रहा ब्रोमीन। तो यहां पर ब्रोमीन रखा जाएगा, यहाँ ब्रोमीन रख देंगे, और यहाँ क्या रख देंगे बताइए, इस जगह पे रख देंगे हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन तो यहाँ आ रहा है, इन पे क्या रखेंगे, यहाँ इस जगह पर क्या रखेंगे, इस जगह पर, मतलब हमारे पास ये बच गया और ये बच गया। तो अब देखेंगे इससे, क्योंकि हमें डिसाइड करना RS, तो देखिए हम क्या करना है, अगर हमें R कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्लॉकवाइज बनाना है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड प्रायोरिटी को डैश पर, वेज पर रखना है। ये यहाँ पर हमें सेकेंड प्रायोरिटी रखना है। अब बताइए सेकेंड प्रायोरिटी पे हमारा कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ कौन आ जाएगा, अगर यहाँ आ जाएगा क्लोरीन आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बचा है मिथाइल वो यहाँ आ जाएगा। तो अब देखें RS कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बन गया। ये देखिए यहाँ ब्रोमीन आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ मिथाइल आ गया। अब देखेंगे हमें ये बिल्कुल जस्ट लाइक एज ए फैन की स्टाइल की तरह बन गया। ऊपर ये पंखे का हुक हो गया, जैसे पंखे में हुक होता है ना, ये देखेंगे पंखे का ये फैन हो गया, और ये फैन में 3 ब्लेड हो गई इस तरह से, ठीक है। तो ये, तो हमें ये रोटेट करते हुए देखना है, इन सबको देखना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इनको देखना है। ये उसका जो ऊपर से हैंग किया हुआ उसको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चले इस बात को ध्यान देते हुए अब हमें करना क्या है कि देखें यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर हाई प्रायोरिटी यहाँ है, ओके। ये नंबर 1, ये हो गया नंबर 1 हो गया, हाई प्रायोरिटी हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो हम जब ऐसे चल रहे हैं तो कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज मूव करने को हम क्या कहते हैं, राइट साइड मूव कर रहा है, इसीलिए इसको हम R कहेंगे। ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अगर मुझे S बनाना होता तो S में क्या करते, यहाँ हाई प्रायोरिटी को जैसा था वैसे रखते, यहाँ पर हम बदल देते, यहाँ पर क्लोरीन को यहाँ न रख करके यहाँ रख देते। तो ये देखेंगे जब ऐसा कर दिया, अब ये देखिए हाई प्रायोरिटी यहाँ 1, ये हो गया क्लोरीन 2, ये हो गया मिथाइल 3। तो अब आप ऐसे मूव कर रहे हैं, तो अब ऐसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की वजह से इसको क्या कहेंगे, S कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो R और S मैंने आपको समझा दिया कि इसमें सिंगल स्टीरियो सेंटर में, यहाँ देखेंगे सिंगल स्टीरियो सेंटर था, सिंगल कायरल कार्बन था, इसमें RS कैसे डिसाइड करते हैं ये मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें कायरल कार्बन पहचानना है। कायरल कार्बन पहचानने के बाद उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद उसका आपने सिंगल कार्बन का था इसलिए आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, मतलब वेज डैश बनाने के बाद ऊपर वर्टिकली हाई प्रायोरिटी को रखिए और डैश पर रखिए लो प्रायोरिटी। बाकी आपको जैसा RS डिसाइड करना है उसी हिसाब से इनको बदलते जाइए, कभी यहाँ रखिए सेकेंड यहाँ रखिए, कभी थर्ड यहाँ रखिए, कभी थर्ड यहाँ रखिए, सेकेंड यहाँ रखिए। क्लॉक एंटी क्लॉक हम बना पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहां पर देखेंगे एक क्वेश्चन है, असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया, राइट साइड क्लॉकवाइज के लिए आर लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग एस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल का वेज डैश मेथड बनाना है और आरएस कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहना चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं लाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पर। अब यहां पर मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ऑल, ये टू पर ऑल है, ब्यूटेन टू ऑल हो गया। अब हमें इसमें कायरल कार्बन पहचानना है, कायरल कार्बन पहचान पाए हैं क्या? ये देखेंगे ये हमारा हो गया कायरल कार्बन, और इस कायरल कार्बन से अब हमें क्या करना है, इसमें 4 ग्रुप लगे हुए हैं, चारों की प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का हाई प्रायोरिटी हो गया, ये HP हो गया, ये हो गया हमारा LP हो गया, लो प्रायोरिटी हो गया। अब HP LP तो समझ में आ गया है, अब क्या करेंगे बताइए, क्या बताया था मैंने? अब हाई प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद स्केलेटन तैयार रखिए। स्केलेटन क्या है हमारा, ये देखेंगे स्केलेटन हो गया, यहाँ हाई प्रायोरिटी है तो बताइए इस हाई प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, हाइड्रोजन और ये तो रख देने के बाद अब हमारे पास ये 2 प्लेस बच गए हैं। अब इन दोनों प्लेस पर किसको रखेंगे? अब इन दोनों प्लेस पर रखेंगे, अगर मुझे R बनाना है तो यहाँ पर सेकेंड वाला रखेंगे, अगर R बनाना है तो यहाँ पर सेकेंड रख देंगे फॉर R। ठीक है, फॉर R, अगर R बनाना है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सेकेंड रख देंगे इस जगह पर, और यहाँ पर रखेंगे थर्ड। और अगर S बनाना होता तो इसका उल्टा करते। चलिए देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ R सेकेंड रख दिया, यहाँ थर्ड रख दिया, तो ये बन गया आपका। अब देखिए बताइए ये कौन सा बन गया है, देखिए हाई प्रायोरिटी ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया, ये तो फैन की तरह ऊपर लटक रहा है, इसको भूल जाइए। अब ये हो गया नंबर 2, तो नंबर 1 2 और ये 3 हो गया, तो बताइए 1 2 3, तो ये ऐसे मूव कर रहा है ना, इस तरह से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये वाला ब्यूटेन ये क्या कहलाएगा, R ब्यूटेन टू ऑल, ये हो गया हमारा R हो गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहां पर देखेंगे, यहां पर ये हाई प्रायोरिटी 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इस तरह से आपने देखा यहां पर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ इसका नाम इसको आएगा S हो जाएगा। ठीक है, RS समझ में आ गया है। अब यहाँ देखिएगा, इसी तरह से यहाँ देखेंगे ये क्या है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अब 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, देखिए प्रोपेनल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लगा दिया, और 2 पर OH हाइड्रोक्सी और 3 पर हाइड्रोक्सी। तो अब आप इसमें सबसे पहले कायरल कार्बन पहचानिए, ये है हमारा कायरल कार्बन। ओके, ये कायरल कार्बन हो गया, तो अब इस कायरल कार्बन के बाद आपको क्या करना है, इस कायरल कार्बन से अब आपको इसको डिसाइड करना है, इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद अगेन अगर ये देखिए हाई प्रायोरिटी OH को यहाँ रखिएगा और लो प्रायोरिटी यहाँ रखिएगा। अब इन दोनों में अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि R बनाना है या S बनाना है, तो 2 नंबर 3 नंबर को डिसाइड करिएगा। तो इस तरह से हमने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कैसे वेज डैश में लिखा जाता है। चलिए अब यही क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब देखें यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमारा क्वेश्चन इस तरह से है। आपको इस बार किसके लिए लिखना है, इस बार लिखना है फिशर प्रोजेक्शन के लिए लिखना है। ओके, तो चलिए फिशर प्रोजेक्शन के लिए लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, ये हमने क्या दिखाया था, ये हमारा वेज डैश मेथड था। अभी जैसे मैंने बताया था ये कौन सा था, ये हमारा R हो गया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, S हो गया है। अब देखेंगे RS के बाद क्या बनाने का तरीका था, मैंने कहा था कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिएगा। क्या लाइन ड्रॉ करिएगा, वर्टिकल लाइन। ये देखिएगा वर्टिकल लाइन में ये नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल है, ये NB नॉर्मल बॉन्ड ये हो गया, नॉर्मल बॉन्ड ये हो गया। तो नॉर्मल बॉन्ड को वर्टिकली, ये OH और नीचे मिथाइल आ गया। अब देखिए ये नॉर्मल बॉन्ड, ये हमारा डैश बॉन्ड, तो दोनों अपोजिट होना चाहिए। तो नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल इधर है, तो डैश इधर होना है ना। तो ये देखिए नॉर्मल इधर तो डैश हमारा इधर आ गया, ये देखिए डैश बॉन्ड यहाँ आ गया और डैश बॉन्ड इधर आ गया। तो जाहिर सी बात है ये वेज बॉन्ड को उसके अपोजिट रखना है, तो ये आ गया। इस तरह से मैंने इसका अरेंज कर लिया। अब अरेंज कर लिया किया, ऐसे इसको भी अरेंज कर लेते हैं। चलिए इसको भी देखिएगा, ये नॉर्मल बॉन्ड कार्बन OH ऊपर और ये नॉर्मल बॉन्ड कार्बन इथाइल नीचे हो गया। अब इथाइल नॉर्मल इधर है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो फिर डैश किधर होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। तो ये देखिए राइट साइड आ गया है, और जब ये राइट साइड आ गया तो जाहिर सी बात है ये उसका अपोजिट हो गया, वेज। ये वेज इधर आ गया, मिथाइल आ गया, ये बना लिया। अब इसको बनाने के बाद हमें तो असाइन करना RS कॉन्फ़िगरेशन ना, R बताना है S बताना है। तो
फिशर प्रोजेक्शन तो आ गया। अब हमें बताना है कि इसमें आर कौन सा है और एस कौन सा है। तो आर एस बताने के लिए देखिएगा यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करिए। अब प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए नंबर 1 ये हो गया, ये नंबर 1 हो गया, और ये नंबर 2 हो गया, अब ये नंबर 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये देखिए आपके हिसाब से ऐसे मूव करेंगे ना, ये ऐसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब घड़ी की डायरेक्शन का ऑपोजिट चल रहा है ना, एंटी क्लॉक चल रहा है, तो एंटी क्लॉक चल रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाना चाहिए था, इसमें हो जाना चाहिए एस हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है, यहीं पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसको देखिएगा, ये देखिएगा, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जब लो प्रायोरिटी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा बोलेंगे। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, इसलिए एस होना चाहिए था, एस नहीं, इसका आर होगा। इसको गोल्डन रूल कहते हैं। चलिए पहले गोल्डन रूल पढ़ लीजिए। क्या है गोल्डन रूल, ये देखिए, जब लो प्रायोरिटी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, जब लो प्रायोरिटी, यहां देखिए हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी है, कहां पे प्लेस्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा बोलना है। अगर आर आ रहा है तो उसको चेंज करके एस बोलेंगे, और एस आ रहा है तो उसको चेंज करके आर बोलेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा था, एस आ रहा था, तो क्या बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। क्लियर हो गया है। ऐसे यहां पर देखिए, ये देखिए, ये हमारा लो प्रायोरिटी यहां है, किस लाइन पे, वर्टिकल में आ रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है तो जो आंसर आएगा उसको उल्टा बोलेंगे। तो चलिए आंसर तो पहले खोजिए। ये 1, अभी 1 के बाद यहाँ ऐसे नहीं जा सकते, ये कि ये 3 है, तो 1 के बाद ये तो 1 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे जब जाएंगे तो ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज का मतलब आर, तो इसको एस बोलेंगे। एक मिनट, यहां पर ये कैसा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा। क्लॉकवाइज आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आर, तो आर होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस, इसमें आंसर हो जाएगा एस, और इसका आंसर हो जाएगा आर। तो इस तरह से हमने इसको आर एस कन्फिगरेशन कैसे फिशर प्रोजेक्शन में बनाते हैं ये आपको समझा दिया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको भी देख लीजिए इसी तरह से। अब यहाँ पर आप प्रायोरिटी डिसाइड करिएगा, ठीक है, यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करिएगा, और आप प्रायोरिटी डिसाइड करके आप बना सकते हैं आरएस। तो ये वर्क आपके लिए है, ठीक है। आइए बात करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम उसको देखने में डिफरेंट तरीका लगे, लेकिन वैल्यू सेम हो। मतलब अगर बात करते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए 5 है, अब 5 को लिखते हैं, वैल्यू 5 आ रही है, 1 + 4 5 आएगा, 3 + 2 तो भी 5 आएगा। तो यहां पर 1 + 3 1 + 4 ये अलग वैल्यू है, 3 + 2 अलग है, लेकिन कंक्लूजन क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है 5। यहाँ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, या हम जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, या आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसके लिखने का तरीका अलग, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए इस चीज को यहाँ समझते हैं कि रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट मैनर बट कॉन्फ़िगरेशन रिटेन सेम, ठीक है। आइए देखिए, मतलब यहां अगर एस है तो एस ही रहना चाहिए, आर है तो आर ही रहना चाहिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहां पर कैसे लिखते हैं, ये देखेंगे यहां पर फिशर प्रोजेक्शन से दिखा रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरचेंज, देखिए यहां पर दिखाते हैं। अब आपको ये देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन में देखिएगा यहां पर ये हॉरिजॉन्टल, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं किसके बीच में, मान लीजिए एच और मिथाइल के बीच में करते हैं। अब ये एच मिथाइल के बीच में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे एच मिथाइल के बीच में चेंज किया तो ये एच इधर आ गया और मिथाइल इधर आ गया। ये देखिए एच यहां आ गया, मिथाइल यहां आ गया। ये पहला इंटरचेंज था। एक और इंटरचेंज करते हैं, तो एक सेकंड इंटरचेंज करेंगे। अब इसके बीच में चेंज करेंगे, एच और मिथाइल के बीच में। तो यहां चेंज करते हैं, तो अब बताइए अब कहां आ गया, एच उधर चला गया, इथाइल यहां, एच इधर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये वाला ये हो गया, नंबर डाल देते हैं, इसको नंबर कर देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा
थर्ड। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके सामने तीन दिख रहा है ना, देखिए तीनों में देखिए देखने में क्या है, आपको व्यू अलग है। देखिए यहाँ OH है, यहाँ OH है, लेकिन यहाँ पर इथाइल मिथाइल ये पोजीशन चेंज हो गए, यहाँ OH वही है लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज आने के बाद अब डिसाइड करना, देखिए हम कैसे जाने हम क्या ये कंपाउंड स्टीरियो का सेंस में और स्टीरियो के सेंस में दोनों सेम है, क्या दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है या नहीं आया है, ठीक है, इनमें चेंज आया कि नहीं, इसमें कौन एक जैसा है, इक्विवेलेंट है। तो देखिएगा आइए डिसाइड करते हैं, अब यहाँ पर इसका RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। तो बताइए RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करिएगा, यहाँ पर हाई प्रायोरिटी OH हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 1 2 3। अब बताइए 1 2 3 ऐसे चलेंगे, तो ये चलेंगे कैसे, ये चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो जाना चाहिए था S, लेकिन मैंने कहा था लो प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल में। तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर एंटी क्लॉक चलना है तो फिर क्लॉकवाइज बोलना होगा। इसका मतलब चलना था S, बोलेंगे R। इसका करेक्ट आंसर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है R है, ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, ओके। आइए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया और ये हो गया 3 हो गया। तो आप ऐसे चलेंगे ना, अब ऐसे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा लो प्रायोरिटी कहां है, वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन में कोई चेंज नहीं करना होता है, इसका मतलब जैसे सोचेंगे वैसे चलेंगे। इसका मतलब क्या चलेंगे, ये देखेंगे 1 2 3, इसका मतलब ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, जब ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब ऐसे हो गया। लीजिए अब देखा आपने कि एक इंटरचेंज करने के बाद, सिर्फ यहां इंटरचेंज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ये R हो गया तो ये S हो गया, ओके, ये R हो गया ये S हो गया, मतलब दोनों क्या है, इनांसियोमर हो गए, दोनों इनांसियोमर हो गए। अगर इसकी बात करें, इस वाले फर्स्ट वाले को अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में चेक करें, तो मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेफिनेटली ये उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, यहां देखिएगा ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब बताइए इसमें क्या है, आप देख रहे हैं इसमें हम चलेंगे ऐसे, चलेंगे अगेन, कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां देखिए ये हमारा लो प्रायोरिटी वाला वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो जो आंसर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज वो नहीं क्लॉकवाइज आएगा, और क्लॉकवाइज आएगा इसका मतलब R आएगा। तो जब R आएगा तो अब बताइए यहां पर ये और ये मतलब फर्स्ट, ओके, और कौन सा, थर्ड, ये क्या है, इक्विवेलेंट हैं, मतलब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है। तो मैंने क्या बताया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप इंटरचेंज करते जाइए, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल इंटरचेंज करते जाए, चाहे क्लॉकवाइज, चाहे इधर से इधर करें, चाहे इधर से भी कर सकते हैं, इस तरह से OH और H के बीच में भी करते चले जाए। तो चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें विद इवन नंबर। देखिए पहला इंटरचेंज, ये दूसरा, तो दो इंटरचेंज, 2 करें 4 करें 6 करें 8 करें तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। क्लियर हुआ, 2 4 6 में सेम आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर में करेंगे 1 3 5 तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन में ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में समझ गया कि कॉन्फ़िगरेशन में रिटेन रखना है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर पहला और तीसरा में रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो देखेंगे इस तरह से और भी देखेंगे यहां पर। अब हम अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को तो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आइए ट्राई करके देखते हैं यहां पर। अब ये देखिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो चलिए वर्टिकल को चेंज करते हैं। तो फर्स्ट चेंज वर्टिकल जब चेंज करते हैं तो देखेंगे OH जो ऊपर है वो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल चेंज करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सेकंड चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो देखेंगे अब यहां देखेंगे ये हमारा हो गया फर्स्ट चेंज, दिस वन इज ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा हो गया थर्ड। आइए ट्राई करके देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन में सेम है कि चेंज आया है। तो देखिए ये OH इथाइल ये तो उसी तरह से है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा R है, ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है। अब यहां देखेंगे यहाँ OH यहाँ नंबर हाई प्रायोरिटी यहाँ है, ओके। तो जब हाई प्रायोरिटी यहाँ है तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखिए 4 होने के बाद हमको कैसे चलना था, इसको ऐसे चलना था, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे चलना था ना, इस तरह से चलना था, इस तरह से चलना था क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ लो प्रायोरिटी हमारा कहाँ पे है, लो प्रायोरिटी हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में है, तो क्लॉक को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा S, इसका आंसर क्या हो गया S, इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो गया। तो देखिए अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ की बात करें तो ये OH नंबर 1 और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, बताइए कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि लो प्रायोरिटी हमारा अगर वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में है तो उल्टा बोलना है, तो एंटी क्लॉक को क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब आर बोलेंगे। तो अब आप समझ गया। फिर से पहला और तीसरा हमारा क्या है, सेम कन्फिग्रेशन में है, सेकेंड और ये थर्ड डिफरेंट कन्फिग्रेशन में है। तो मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन में इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन कैसे होता है ये समझा दिया है। चलिए एक और देखें एग्जाम्पल से। यहाँ देखिएगा फिक्स 1 और भी तरीके से हम इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन बना सकते हैं। क्या है थर्ड मेथड? देखिए फिक्स 1 ग्रुप एंड चेंज पोजीशन ऑफ अदर 3 ग्रुप्स, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखिए इस केस में देखिए यहां पर हम OH को फिक्स कर लेंगे। किसको फिक्स कर लेंगे? OH को फिक्स कर लीजिए। और बाकी ग्रुप्स को, बाकी ग्रुप्स क्या क्या है? H, मिथाइल और ET, इनको इंटरचेंज करिए, इनको इंटरचेंज करिए। चाहे देखिए इधर ऐसे चाहे जाइए, क्लॉकवाइज जाइए, ऐसे मूव करिए, ठीक है। इसको चेंज मत करिएगा, ये फिक्स करिएगा, ठीक है। तो चाहे ऐसे जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है। किसको फिक्स किया आपने? OH को। आइए अब चेक करते हैं। देखें यहां पर ये हम इंटरचेंज करने के बाद ये देखिएगा। अब बताइए ये मिथाइल कहां गया? देखिए ये इधर आया, ठीक है, और ये इधर गया, ठीक है। तो चलिए देखते जाए, इंटरचेंज करते गए। देखिए ये मिथाइल यहां आ गया, ठीक है, और इसके बाद ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब बताइए कहां चला गया? तो मिथाइल ये H इधर आया तो H आ गया, मिथाइल इधर। तो ये जो इंटरचेंज हुआ, तो अब इंटरचेंज के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन सेम है या नहीं? आइए देखते हैं। ये हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी हो गया, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। तो अगेन 4 द्वारा हॉरिजॉन्टल में आ रहा था, इसको उल्टा बोलना होगा। उल्टा बोलने का मतलब देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो R, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ओके, ये R हो गया। अब इसकी बात करते हैं। इसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ओके। और ये हमारा लो प्रायोरिटी वर्टिकल में है, कोई चेंज मतलब जो आएगा वही बोलना है। तो कैसा आ रहा है? ये आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब ये R रहेगा। तो आपने देखा इसका इन दोनों के कन्फिगरेशन देखने में, रिप्रेजेंट करने के तरीके में दोनों स्टीरियो कंपाउंड्स अलग अलग देखने में लग रहे हैं, लेकिन दोनों का कन्फिगरेशन क्या है? सेम है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक और तरीके से। वर्टिकल एक और मैनर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रुप्स को इंटरचेंज विद अपोजिट डायरेक्शन। आइए देखते हैं, यहां देखिएगा इंटरचेंज। अब इसको, इस वाले H को मिथाइल से इंटरचेंज कर लो आपस में, और ET को, इथाइल को OH से इंटरचेंज करो। चलिए इंटरचेंज कर लिया। जब इंटरचेंज कर लिया तो अब देखिए ET कहां चला गया? ऊपर आ गया, OH इधर आ गया, H कहां गया? नीचे आ गया, मिथाइल इधर आ गया। अब ऐसा आ जाने के बाद देखोगे इसका भी कन्फिगरेशन क्या पाएंगे आप? सेम पाएंगे। तो ये सब है, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कन्फिगरेशन सेम रहना चाहिए। अगर आपने इन तरीकों से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट कन्फिगरेशन है। ओके, इक्विवेलेंट कन्फिगरेशन में कन्फिगरेशन सेम रहना चाहिए। ओके, आइए बात करते हैं ड्रा RS configuration with 2,3-dihydroxybutane 1,4-dioic acid। ओके, अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अभी हम लोग RS के क्वेश्चन करा के आए हैं। RS कन्फिगरेशन को बदलना सीखा था वेज-डैश मेथड से और उससे फिशर प्रोजेक्शन से। लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं 2 स्टीरियो सेंटर है। ये जो क्वेश्चन है 2SC है, 2 स्टीरियो सेंटर की, और जो 2 स्टीरियो सेंटर के क्वेश्चन आते हैं थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। तो देखेंगे हम उनको बदलेंगे, कैसे कैसे बदलेंगे? वेस्ट डैश से, फिर फिशर में, सॉहर्स में, न्यूमैन में, चारों में ही बदल लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और आराम से। अगर आपको दिक्कत हो तो थोड़ा स्लो करके भी आप कर सकते हो सकता है थोड़ा फास्ट बोलते हैं तो आप थोड़ा मैनरली आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पर कितने स्टीरियो सेंटर मिल रहे हैं? 2 स्टीरियो सेंटर मिल रहे हैं। ओके, अब 2 स्टीरियो सेंटर मिल रहे हैं तो ड्रॉ स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फॉर्मेशनल स्केलेटन। तो स्टैगर्ड और इसमें देखिए स्टैगर्ड क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड, मतलब जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, इक्लिप्स एक जैसा। ये वैसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको, इसका लेक्चर आपके पास है, आप वहां पर देख सकते हैं। जो कन्फर्मेशनल लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है आप वहां देखिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बारे में, तो ये हमारा जो है, ये हमारा स्टैगर्ड का स्केलेटन है, ये हमारा क्या है? इक्लिप्स का बोट लाइक है, ये चेयर लाइक है। ओके, तो ये स्टैगर्ड हो गया फर्स्ट वन।
वन, और सेकंड वाला क्या हो गया, ये बोट लाइक है, इक्लिप्स हो गया। तो ये स्केलेटन तैयार किया 4 कार्बन का, ब्यूटेनोई को इसमें 4 कार्बन थे, मैंने 4 कार्बन का यहाँ स्केलेटन तैयार कर लिया है। ओके, यहाँ भी 4 कार्बन का स्केलेटन तैयार कर लिया है। चलिए अब क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या कहता है, फॉर्म डैश एंड वेज। अब डैश और वेज और डैश को बनाना है। देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं वेज डैश कन्फिगरेशन, वेज डैश को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 कायल कार्बन यहाँ बीच में, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये सेकंड नंबर, ये वाला कायल कार्बन हमारा है, ओके, और ये वाला कायल कार्बन है। तो अब यहाँ पर कैसे प्लेस करते हैं वो देखिएगा, डैश हमेशा ऊपर रखेंगे, वेज को नीचे रखिएगा। चलिए ये देखिएगा, ये हमारा क्या रखा, डैश रखा। अब ये वेज, देखिए ये बिलो है, ये बिलो है, ये ऊपर है, ठीक है। डैश ऊपर रखिए, बिलो वेज को नीचे रखिएगा। ऐसे सब इस कायल कार्बन में भी रखिएगा, यहाँ भी देखिए ऐसा कर दिया, डैश ऊपर रखा, वेज नीचे रखा। ऐसे इन दोनों कायल कार्बन में भी ऐसे रखिएगा सेम मैनर में। तो चलिए यहाँ पर जब ऐसा रखा तो देखेंगे इस तरह से। तो अब आपने 2 चीज समझ लिया, वेज डैश जब 2 सेंटर्ड का क्वेश्चन आएगा तो 2 सेंटर्ड में पहले आप कोई एक, जरूरी नहीं कि हम आपको दोनों मैनर से दिखा रहे हैं, आपको कोई एक अडॉप्ट करना है। चाहे आप इसमें से ये वाला लीजिए, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में लीजिए, चाहे आप इसको लीजिए, कौन सा, इक्लिप्स, ज्यादा अच्छा होता है ये वाला लेना, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप इसमें क्या करिएगा, डैश ऊपर रखिए, वेज नीचे, डैश ऊपर, वेज नीचे, दोनों कायल कार्बन हो गए। ओके, अब क्या करना है, अब आप देखेंगे, अब क्वेश्चन है कि हमें यहाँ रखने क्या क्या है, यहाँ रखने क्या क्या है उनको देखना है। ऐसे इसमें क्या क्या रखना है इसको देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए। अब देखिएगा इस कायल कार्बन में क्या क्या लगा है, एच लगा, OH लगा, कार्बोक्सिलिक लगा, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये OH जो हो गया, दिस वन, ये हो गया हाई प्रायोरिटी हो गया, नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, हाई टू लो, ओके, और ये हो गया लो प्रायोरिटी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमें बनाना है वेज डैश बनाना है, और कॉन्फ़िगरेशन देखिए आर और एस, यहाँ आर एस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ इसके लिए आर बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आर बनाएंगे, ओके, और इसके लिए एस बनाना है। ये बात ध्यान रखनी है, आर एस मेंटेन रखना है। तो चलिए अब हम कैसे करेंगे, कहाँ क्या रखेंगे उसको देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, लो प्रियोरिटी को रखेंगे कहाँ पर, डैश पर, और हाई प्रियोरिटी को कहाँ रखेंगे, वेज पर, फॉर आर कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहां पर रखने जा रहे हैं, क्या रखने जा रहे हैं बताइए, यहां पर रखेंगे हम लो प्रायोरिटी एट डैश। तो चलिए बताइए, लो प्रायोरिटी हमारा कौन है, एच है, इसको कहां रखेंगे, यहां रख दीजिएगा। क्लियर हो रहा कि नहीं, यहां रख दीजिएगा, ओके। और क्या बोलिए, और हाई प्रायोरिटी कहां रखेंगे, OH को यहां रख दीजिए। अब ये OH यहां रख दिया, बचा क्या है, अब बचा है सिर्फ कार्बोक्सिलिक, यहां कार्बोक्सिलिक लिख दिया। तो अब देखेंगे ये हो गया हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। अब आर कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है इसको चेक कर लीजिए। कैसे चेक करिएगा बताइए, ये नंबर 1 प्रायोरिटी हो गया, ये डैश से मतलब नहीं है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो जाए, ये वाला नंबर 3 कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो अब बताइए 1 2 3 कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए इस वाले कार्बन का आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करिएगा, इसमें जब रखना होता है तो इसमें एस बनाना, एंटी क्लॉक बनाना है। तो एंटी क्लॉक बनाना है तो बात भी उल्टी रखिए, एंटी क्लॉक में उल्टी बात रखना है। उल्टी का मतलब यहाँ पर लो प्रायोरिटी वाला तो डैश को यहाँ रख ही दीजिए, लो प्रायोरिटी वाला एस तो यहाँ रख ही दीजिए इसमें, नो डाउट, ठीक है, एस तो यहाँ रख दीजिए। अब इन दोनों में बताइए, अब यहाँ पर अभी क्या बता रहे थे कि हाई प्रायोरिटी को कहाँ रखना था, हाई प्रायोरिटी को रखना था वेज पर। तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी हमारा OH वेज पर नहीं रखेंगे, यहाँ रख दीजिएगा, ओके, यहाँ हाई प्रायोरिटी रख दीजिए। और अब बचा कौन सा हमारा कार्बोक्सिलिक, यहां रख दीजिए। तो जब ऐसा रख देते हैं तो अब देखिएगा इसमें डिसाइड करिए कॉन्फ़िगरेशन, एस से मतलब नहीं है तो चलिए डिसाइड करिए। अब बताइए, ये हो गया हाई नंबर 1, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, और ये 1 2 ऐसे चलेंगे। अब ये ऐसे चलेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, एस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आर एस हमने बना लिया। इसमें भी ऐसे ही बनाना चाहते तो यहां भी बताइए, यहां क्या रखते, एच यहां रखते, चलिए एच यहां रख दिया, और OH यहां रख दिया, ये हो गया, और यहां पर क्या रख दिया, कार्बोक्सिलिक रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका तो हमने आर बना लिया, आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या करिएगा, इसका बिल्कुल उसी तरह से रखिएगा, यहाँ एच रख दीजिए, यहाँ OH रखिए, और सॉरी यहाँ पर OH यहाँ पर यहाँ रखिएगा, ओके, जस्ट मिनट, हाँ। तो ये 1 OH यहाँ 1, ठीक है, कार्बोक्सिलिक 2, ये कार्बोक्सिलिक 2,
तो अब बताइए इसमें चलेंगे तो कैसे चलेंगे, ऐसे 1 2 ये, ठीक है, तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका वेज डैश बता दिया है। तो आई थिंक वेज डैश आपको समझ में आ गया होगा, किसमें, टू सेंटर्ड में वेज डैश, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर फिशर में बात करते हैं। अब बात करें फिशर में, तो फिशर के लिए अगर वेज डैश आपको आ गया है तो उसी से बनाना सीख लेंगे। तो चलिए देखेंगे, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा वेज डैश मेथड था। अब इसी वेज डैश मेथड से हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अरेंज वर्टिकल लाइन विद डैश। यहां पर देखिए ये जो डैश है, ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसको लेते हुए आप इसको, जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए यहाँ H है, यहाँ काइरल कार्बन है, यहाँ काइरल कार्बन है, यहाँ H है, ये, तो इसको आप क्या रखेंगे, वर्टिकली रखेंगे। आइए देखते हैं वर्टिकली कैसे रखते हैं, ये देखेंगे यहाँ H, ये वर्टिकली रखा। अब वर्टिकली रखने के बाद क्या करना है, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रुप और आइटम को प्लेस करना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये लाइन है, अब इस लाइन पे हमें रखना है किनको, ग्रुप्स को या आइटम्स को, जो भी है उनको प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करते हैं देखेंगे, यहाँ पर H ये वाला रखने के बाद अब हमारे पास बचा कौन सा पार्ट है, ये बचा है और ये बचा है। तो जो ये बचा हुआ है इसमें ये देखिए नीचे जो है, मतलब इसको अगर खड़ा करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट रहेगा, राइट है तो राइट रहेगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये रखने के बाद ये देखेंगे, इसको जब खड़ा किया तो ये देखेंगे ऐसे खड़ा करेंगे तो जो जैसे है इसको ऐसे करेंगे तो OH हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, रखते हैं, ये देखेंगे ये हमारा लेफ्ट हो गया, दिस वन लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड हो गया। ओके, ऐसे यहाँ देखिएगा, यहाँ भी ये हो गया लेफ्ट साइड हो गया और कार्बोक्सिल राइट हो गया। तो ये मैंने बताया, अभी ये फिशर कन्वर्ट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो पहला रूल मैंने आपको बताया कि अरेंज करना वर्टिकल में, दूसरा मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रुप या आइटम को प्लेस करने हैं। ओके, अब क्या करना, इंटरचेंज करना है, दो इंटरचेंज करेंगे, दो टाइप से इंटरचेंज करेंगे, समझ जाएंगे। पहला इंटरचेंज यहाँ करिएगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये H है, चेन लेंथनिंग, कार्बन लेंथ बढ़ा रहा है ना, ये हाइड्रोजन तो नहीं बढ़ा रहा है, तो इसको उधर ले जाना, इसको इधर लाना है, इंटरचेंज करेंगे। क्लियर हो रहा, ये देखिए इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज करेंगे, यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे। तो जब दोनों स्टीरियो सेंटर से इंटरचेंज करेंगे तो अब क्या बन जाता है वो देखिएगा, H इधर आ गया, H आ गया इधर, कार्बोक्सिल ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये पहला इंटरचेंज दोनों स्टीरियो सेंटर के लिए करेंगे। अब दूसरा इंटरचेंज यहां करिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उनको इंटरचेंज करिएगा, ये OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, ऐसे ये OH इधर, H इधर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ इंटरचेंज करेंगे, इसको भी इंटरचेंज करेंगे। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो अब देखिए ये कन्फिग्रेशन आपका बन गया है। अब ये जो कन्फिग्रेशन बन गया है तो अब इसमें देखिए क्या मेरा ये RS तैयार है या नहीं है। चलिए देखिए RS कैसे तैयार होगा या नहीं होगा, ये देखिएगा। प्रायोरिटी डिसाइड करिए, ये OH हो गया 1, ये हो गया 1 और ये कार्बोक्सिलिक हो गया 2 और ये एक कार्बन यहाँ है, कार्बन, ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा 3। तो बताइए 1 2 3 कैसे मूव करेंगे, 1 2 3 ये मूव कर रहे हैं आप ऐसे। तो ऐसे मूव करने का मतलब ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो जाना चाहिए था S, लेकिन भूल रहे हैं आप, ये हमारा जो लो प्रायोरिटी है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसलिए जो आंसर आएगा उसका उल्टा। तो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रखेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब R, तो ये हो गया 2R, ये क्या हो गया हमारा 2R हो गया। मतलब ये देखिए रेक्टस को मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखा है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ देखिएगा अगेन ये हो गया 1, ये प्रायोरिटी 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो 1 2 3 आप ऐसे चलेंगे, है ना, 1 2 3 जब ऐसे चलेंगे ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ लो प्रायोरिटी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसे उल्टा बोलेंगे, क्लॉकवाइज को एंटी का मतलब ये हो गया 3S, ये हो गया 3S। तो इस तरह से मैंने इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखा दिया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसी को हम बनाने जा रहे हैं सहज प्रोजेक्शन में। देखेंगे सहज प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले तो वही जो हम अभी लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन, इसी से इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए वेज डैश से मैंने इसको कन्वर्ट करना सिखा दिया, अब इससे इसको कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हमारा स्टीरियो सेंटर है, ये हमारा स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर से अब क्या करने वाले देखिए, तो वर्टिकल लाइन के टर्मिनल ग्रुप्स को बेंड करिए अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये देखिए ये
वर्टिकल लाइन में ये जो ग्रुप्स हैं, ये वाला कार्बोक्सिलिक, ये वाला, इनको आपको क्या करना है, ऊपर या नीचे 90 डिग्री रोटेट करना है। चलिए देखिए, दिखा देते हैं आपको। ये देखिएगा, ये हमारा हो गया, सपोज दैट ये हमारा नंबर 1 कर लेते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो ये हो गया, ये 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो हम सामने से, ये हमारे लिए फ्रंट होगा, ठीक है। तो अब मैंने बेंड कर दिया, इसको इधर बेंड कर दिया डाउनवर्ड, इसको इधर डाउनवर्ड। बेंड करने के बाद क्या करना है, अब देखिएगा यहां पर जब बेंड कर लेते हैं तो ये वाला H, ये वाला H, नंबर 2 का H और OH, ये देखिए नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 2 का H और OH, ये ऐसे चला गया, उड़ गया, मतलब ये Y से बन रहा है, ठीक है। ऐसे यहां भी देखिएगा, ये नंबर 3 है, इसमें भी Y से बन रहा है H। तो अब देखें, यहां तक तो हमने अभी क्या किया, पहले जो फिशर प्रोजेक्शन था मैंने उसको वर्टिकली लिख करके उसके दोनों टर्मिनल्स को बेंड कर लिया है। ओके, अब क्या करते हैं, रूल 2। अब रूल 2 में क्या करेंगे, फ्रंट या बैक कार्बन को रोटेट करेंगे 180 डिग्री। मतलब ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है फ्रंट कार्बन है, ये हमारा बैक कार्बन है। किसी एक कार्बन को आपको फिक्स करना है, दूसरे को रोटेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे, इसको फिक्स कर रहे हैं, इसको फिक्स कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको फिक्स करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे तो अब देखिए सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये देखिएगा सिचुएशन ये बन गई कि जो कार्बोक्सिलिक नीचे था वो ऊपर आ गया, 180 ऊपर, जस्ट ऊपर आ गया, और ये जो H इधर था वो H इधर आ गया, ये देखिए, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक इधर था वो इधर आ जाएगा, इस तरह से आ गया। तो ये जो मैंने बना दिया है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो गया है, सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया है। इस तरह से सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। अब हम इसी तरह से अगर सॉहर्स समझ गए तो अब हम अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही वाला देखिए, जो सॉहर्स प्रोजेक्शन रहेगा, ये इसमें हमारा कौन सा कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, और ये हमारा कौन सा कार्बन है, बैक कार्बन। फ्रंट और बैक को ध्यान देते हुए आगे बताइए, ये फ्रंट वाला हो गया और ये वाला हो गया हमारा बैक वाला हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा है, बैक वाला। बैक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को एक साथ जब रखते हैं तो ये देखिएगा, ये हमारा बन गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इस तरह से मैंने आज आपको RS कॉन्फ़िगरेशन 2 कायरल कार्बन के लिए बता दिया, एक के लिए बता दिया, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये सब समझा दिया है। तो जब यहां तक हम लोग समझ चुके हैं तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। तो अब ये क्वेश्चन आप इसके लिए, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या था, अभी मैंने जितना समझाया वेज डायज मेथड से, फिशर प्रोजेक्शन, वेज सॉहर्स न्यूमैन, लेकिन वो क्या था हमारा RS था, ठीक है। अभी आपको बनाना है RR का, 2 सेंटर्ड का है। इसको आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत करेगा। तो आज मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। अब अगले जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो रहेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।